साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ WCG के इस खास एपिसोड टॉक विद कॉलर में। और हमारे साथ बातचीत करने जुड़ गए हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। सर आपका तहे दिल से स्वागत है। जी नमस्कार। जी आप सभी को बता दें कि राजकुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव के युवा बिहार पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं और इनका मोटिव है कि बिहार की जनता के हक में ये अपनी लड़ाई लड़े और उन्हें उनका हक दिलाकर रहें। ये जात पात से हटके कोई भी राजनीति किए बिना राजनीतिक में लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आए हैं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो युवा बिहार सेना है, आपने अपनी पार्टी का नाम युवा बिहार सेना ही क्यों रखा? देखिए युवा का मतलब होता है, जो मेरी पार्टी का नाम है युवा बिहार सेना। युवा का मतलब होता है तरोताज़ा नौजवान और अपने प्रांत को, राज्य को, चाहे देश को जी। जवान रखना। और दूसरी चीज़ें, बिहार का मतलब होता है शिक्षा दीक्षा हासिल करने की जगह और मंदिर मस्जिदों की जगह, उसे बिहार कहते हैं। और सेना, जिस तरह से बॉर्डर पे देश का, मुल्क के बॉर्डर पे सेना लोग अपने मुल्क की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से युवा बिहार सेना का जो कार्यकर्ता होंगे वो समाज और सोसाइटी और देश की सेवा में लगे रहेंगे, यही मतलब है। तो सर अभी तक आपकी पार्टी ने जो जनता के हक के लिए और जनता के लिए क्या क्या किया है? देखिए बिहार में तो बहुत सारे काज किए, लेकिन अब दिल्ली में क्या है कि यहाँ पे बिहारी एक गाली है, बिहारी से लोग हेट करते हैं। एक टोन जो है बिहारी, ओ बिहारी अगर नहीं सुने तो BC और MC पे लोग उतर जाते हैं, जो कि अभद्र तरीके से पेश आते हैं। यहाँ पे सभी प्रांत के लोग निवास करते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग क्षेत्रवाद के नाम से नहीं बुलाते हैं, लेकिन हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको बिहारी कहा जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि हमारे बिहार के लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वो चाहे रेडी पटरी वाले हो, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो, चाहे मजदूर वर्ग के लोग हो, चाहे यहाँ पे दफ्तर में काम करने वाले लोग हो, वो लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी आपको बता दूं कि मंगोलपुरी की घटना को मैंने बहुत लाइनअप किया और उसको बखूबी से ये निभाने का जो मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो आपको बता दूं कि मंगोलपुरी में अमरदीप एक लड़का था जो कोचिंग चलाता था, पढ़ाता था, टीचर था वो, शिक्षक। उनके साथ दो शिक्षक थे, एक अमरदीप और एक और श्याम कर दोनों पढ़ा करके अपने कोचिंग से घर जा रहे थे। 3 मनचले ने उन्हें चाकू से गोद करके मार दिया। उसमें आम आदमी पार्टी की विधायिका राखी बिल्लान सूद लेने नहीं आई, वो हनीमून ट्रिप पे थी, उनके कार्यकर्ता नहीं आए, और ये अरविंद केजरीवाल साहब उनको परिजनों से मिलने नहीं गए और परिजनों को मुआवजा नहीं दिया, तो कोई आर्थिक मदद नहीं किया। जी, तो आपको ये लगता है कि सिर्फ बिहार की जो जनता है उन्हें ही हक नहीं मिल रहा, क्योंकि यूपी है, मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ रहते हैं, तो आपने और राज्यों पे काम करने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ बिहार ही क्यों? मैं बता रहा हूँ कि जैसे अमरदीप की जो हत्या हुई तो उनको देखने वाला कोई नहीं, उसमें युवा बिहार सेना बखूबी से बढ़ चढ़ करके तीनों अभियुक्त को अरेस्ट करवाने का काम किया। और आपको बता दो कि ये जो आप बढ़ चढ़ की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर शोषित, वंचित और ये उनको अनदेखी की जा रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पे 32% बिहारी हैं। टोटल अगर पूर्वांचली की बात करें तो 42% है, जिसमें 10% उत्तर प्रदेश के लोग हैं और 32% हम लोग बिहार के लोग हैं। लेकिन हमारे बिहारी भाइयों का वोट तो चाहिए इन पार्टियों को, लेकिन उनका सही मान सम्मान नहीं, उनको अधिकार नहीं। आपको बता दें कि जो बाहर से रहने वाले लोग 90% बिहारी भाई लोग हैं, वो उनको यहाँ पे बिजली बिल 7 रुपये से 12 रुपये देना पड़ता है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार में। तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन लोग हैं? हमारे बिहार के लोग हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अपने सवाल को मैं थोड़ा सा मोड़ती हूँ। आपका प्रोफेशन जो है इंजीनियरिंग है, आपने इंजीनियरिंग करी और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियर रह चुके हैं, तो आपको राजनीतिक में आने का मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना जो मुख है वो राजनीति की तरफ मोड़ लिया? क्या आपको सत्ता का मोह था, या आप सच में जनता के हक के लिए या जनता के लिए आपने काम करना सोचा? देखिए, राजनीति में लोगों को पिता के नाम पे, परिवार के नाम पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जगह मिल जाता है, वो रातों रात नेता बन जाते हैं।
लेकिन हम एक के मेरे पिताजी चपरासी रहे हैं पटना सचिवालय में, छोटे से पद पे, बहुत गरीबी से ऊपर आए, दिल्ली आकर के इंजीनियरिंग करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं जूनियर इंजीनियर भी रहा और इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके और मैं राजनीति में आया। आपको बता दूं कि जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो मुझे लगा कि अब देश बदलने वाला है और अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत लोगों ने अपनी नौकरी को लात मारा, उसमें से मैं भी एक हूँ, और नौकरी छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अरविंद भाई को साथ देने का काम किया। लेकिन हमारी कोई राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं रहा, समाज सेवा का भाव रहा। और ये बहुत सारे जैसे आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, तो उनके सामने दो ऑप्शन थे, वो डीएसपी बनते या राजनीति में जाते। उन्होंने नौकरी छोड़ करके राजनीति में नहीं आए, लेकिन हम नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए। और आज के जो युवा नौजवान लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो स्वार्थ निहित और बिजनेस कर रहे हैं। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो चुनाव लड़े और आपके विपक्ष में खड़े थे रामविलास पासवान जी, तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? ऐसा क्या कारण आ पड़ा कि आपने वो पार्टी छोड़ दी और अपनी एक सेना बनाई? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच थी, दिल्ली के सम्मानीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सोच था कि यहाँ पे सारा चीज मॉडल हो जाएगा, मॉडल स्कूल, मॉडल पढ़ाई, मॉडल दिल्ली, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल है जो कि जन लोकपाल बिल को फाड़ने वाले व्यक्ति कि ये ठीक जन लोकपाल बिल नहीं है और ये कहे कि हम इसको नहीं मानते। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल साहब दारू के ठेके खोल रहे हैं, जो कहते थे कि शराब स्वराज के तर्ज पे यहाँ पे मोहल्ला से पूछा जाएगा, मोहल्ला संवाद होगा। कुछ नहीं हुआ। और क्या बोलते हैं, दारू के ठेके, इतने शराब के ठेके खोले जा रहे हैं कि बच्चे का स्कूल कम है और शराब का ठेके ज्यादा है। और आज तो शराब फ्री मिल रहा है, एक बोतल खरीदने जाओ तो दूसरा बोतल फ्री मिल रहा है। ये हालात है। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसा। तो हम लोग पहले ही पहचान चुके थे इस अरविंद केजरीवाल साहब का चेहरा को कि ये दिल्ली में कुछ नहीं करने वाले हैं, ये दिल्ली को तो बर्बाद करके ही मानेंगे। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब को और मनीष सिसोदिया जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले चैलेंज करता हूं मैं कि आप जो सभी स्टेट में जाकर के कहते हो कि मैं स्कूल का इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, स्कूल को मैं चेक करना चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई क्वालिटी क्या है, तो एजुकेशन क्वालिटी को मैं मनीष सिसोदिया जी आपके स्कूल को चेक करना चाहता हूं और आपके स्कूल में क्या पढ़ाई है। आपके 6th क्लास के बच्चे जब कखर पढ़ाए जा रहे हैं तो आपकी एजुकेशन ऑफ क्वालिटी क्या है, सो वो जग जाहिर हो सकता है। तो आप ऐसा क्या काम करना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नहीं किए? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन को जो एक मॉडल स्कूल बना देना, पत्थर लगा देना, जमीन दीवार में पेंट चढ़ा देना, वो पढ़ाई का क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए दिल्ली का, वो आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है। वो मैं करने का काम करूंगा। दूसरी चीज, जितने भी एमसीडी स्कूल हैं उसमें पढ़ाई बेहतर होना चाहिए। जितने भी एमसीडी में जो जनता का बेनिफिशियल योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली की सरकार का जो योजना है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो तो एमसीडी की बात है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी दोनों पार्टियों के कंपेयर में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी उससे अलग है। वही ये लोग भ्रष्टाचारी लोग बन चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और भाजपा है उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी है। तो आने वाले दिनों में एमसीडी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप जनता में कैसे जागरूकता फैलाएंगे कि आप बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को आप टक्कर देके उनके हित के लिए आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ के जो लोकल जनता है वो जाट समाज से हो, चाहे गुजर समाज से हो, चाहे वाल्मीकि समाज से हो, सब वो हमारे भाई हैं। पंजाबी हो चाहे और भी कोई किसी प्रांत से, उत्तर प्रदेश के भाई लोग हो। मुझे युवा बिहार सेना से बिहारी की बात नहीं कर रहा, सभी लोगों का। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा शोषित, वंचित
और उनको सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ दुर्भाव किया जाता है, तो वो है बिहार के लोग। 32% हमारे बिहारी भाई लोग। इसलिए इस एमसीडी में हम 32% बिहारी भाइयों की समस्या की बात करेंगे, उनके हक और अधिकार की बात करेंगे। जी। आने वाले जो लोकसभा चुनाव है वो 2024 में होने वाले हैं, तो क्या आप खुद या आप अपने पार्टी से किसी उम्मीदवार को खड़ा करेंगे? देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और अभी संगठन पे हम लोग बहुत कार्य करना बाकी है। ये जस्ट हम लोग पैर जमाने के लिए, युवा बिहार सेना क्या चीज़ है ये बताने के लिए, और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये युवा बिहार सेना दिल्ली एमसीडी चुनाव लड़ रही है। और आपको बता दूं कि जो एमसीडी में 80 से लेकर के 120 सीटें वो बिहार के लोग जिताते हैं। बिहारी भाई को वोटर से ये 80 से लेकर 120 सीट बनता है वार्ड काउंसलर। और आपको बता दूं कि 70 जो विधानसभा के सीट है उसमें 18 से 25 बिहारी वोटर के कारण विधायक बनते हैं। तो ये चीजें अभी तक कोई विकल्प नहीं था इन पार्टियों के अलावा, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो अब एक विकल्प युवा बिहार सेना जो है वो मिल रही है, और दिल्ली की जनता हो चाहे हमारे 32% बिहारी भाई हो, वो साथ आएंगे। तो जैसे बीजेपी के पास बहुत से दिग्गज नेता हैं, उनमें से एक है रवि किशन जी, जो उन्होंने चुनाव में उन्हें उतारा है। तो आप कैसे उन्हें टक्कर देंगे और किस तरीके से आप बिहार में भी अपने जो ये सेना है उन्हें परचम लहराएंगे? देखिए, आपने जिनका नाम लिया रवि किशन जी, और उनके साथ एक और नाम है, मैं जोड़ देता हूं, मनोज तिवारी जी। हाँ। ये बीजेपी जो है कि उन जैसे नेताओं, वो नेता नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहने में, लेकिन ये वो नेता नहीं है। उनको समाज के लिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहे। ये नचनिया, बजनिया, गवनिया लोग हैं, और ऐसे नचनिया, गवनिया लोग या ये लोग समाज का सेवा करेंगे, ये लोग देश का सेवा करेंगे। तो मुझे तो ये लगता है उनको टाइम टाइम पे बीजेपी पार्टी जैसे लोग यूज करते हैं, और बिहार के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, बिहारी भाइयों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो वो लोग मनोज तिवारी जैसे लोग जाके कहते हैं कि कन्नमा में शोभे वाली, जूरा पे लगा के जाली, चाल चले ली मत वाली। तो ये सब कह कर वोट रिझाना, भोजपुरी गाना का आप हवाला देकर के वोट ले लेते हैं, अब बाद में आप दिखते नहीं है। तो ऐसे पार्टी के दलाल नेता लोग नहीं चलेंगे। युवा बिहार सेना एक्शन प्लान में जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना मराठी मानस की बात करता है, उस तरह से दिल्ली में युवा बिहार सेना बिहारी मानस की बात करेगा। तो आपके हिसाब से जो नाचते गाते हैं तो वो अपना चुनाव में खड़े नहीं हो सकते? देखिए, चुनाव में खड़ा होना एक लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है जी। हर एक व्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वैसे लोग जो कि फिल्मी दुनिया के बड़े पर्दों पे दिखते हैं, उनको समाज से कोई सरोकार नहीं होता है, उनको समाज के लिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। आए हाथ हिलाए, अगर हाथ भी कोई जनता मिला लिया तो जाकर के 10 बार धोते हैं वो। तो इसलिए वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मनोज तिवारी जी सच्चाई में और रवि किशन जी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार वासियों के लिए करना चाहते हैं, तो ये सांसद बनने के बाद लोग 2 बार सांसद है मनोज तिवारी जी आज कहां है? बिहारी की समस्या पे क्यों नहीं गए? मंगोलपुरी में बिहारी भाई को चाकू मार दिया गया, वहां रवि किशन जी क्यों नहीं गए? भाजपा के नेता लोग क्यों नहीं गए? कांग्रेस के नेता लोग क्यों नहीं गए? ये आम आदमी पार्टी के नेता लोग क्यों नहीं गए? तो ये चीजें हैं। सिर्फ वोट का समय आएगा तो वोट मांगने जाएंगे। तो जैसा कि आपने कहा और हमने भी जाना कि अपने 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें रामविलास पासवान जी के विरुद्ध आपने विपक्ष आपने किया, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप हमारी जनता को थोड़ा सा बताइए। देखिए, आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान, जब भी उनका नाम आता तो मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ। भले ही रणभूमि में हमारे वो प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन उनका नाम जब भी आता है तो, लेकिन रामविलास पासवान जी 90 से पहले तक वो जनता का नेता थे, समाज का नेता थे और दलित शोषित वंचितों के नेता थे। लेकिन 90 के दशक के बाद जब शुरू होती है उनकी राजनीति,
तो वो चिराग पासवान के पिता हो जाते हैं, परिवार एंड पार्टी को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। तो वो राजनीति उनका रहा है। और आपको देखने को मिलेगा तो क्या है कि जब मैं उनके सामने लोकसभा जब लड़ने गया, आम आदमी पार्टी की टिकट पे जब मैं लोकसभा लड़ा, वहां पे दो दिग्गज थे हमारे सामने थे। एक आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन स्वरूप पिता तुल्य रामसुंदर दास जी, जो आज दुनिया में दोनों लोग नहीं है। तो उन लोग के सामने लड़ करके ये लगा कि हम बड़ा नेता नहीं बने, बहुत कुछ सीखना है और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है। ये लोग भी एक समय संघर्ष किया और संघर्ष का नेता रहे, समाजवादी नेता रहे, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता लोग रहे, कर्पूरी लोहिया के लोग ये साथ चलने वाले लोग थे। लेकिन बाद में जाके परिवारवाद में लिप्त हो गए और जो यही लोग नेता थे जो कांग्रेस पार्टी को गाली देने में लगे रहते थे कि परिवारवाद के खिलाफ, चाहे ये इंदिरा गांधी को कहते थे कि महारानी कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है, लेकिन ये लोग खुद परिवारवाद में लिप्त हो गए। तो ये अनुभव रहा कि हमको बहुत कार्य करने हैं। रामविलास पासवान जी से एक लंबा लकीर, उनसे भी बड़ा लंबा लकीर खींचना है और उसी पहल में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपका विजन है, वैसे ही चिराग पासवान जी का भी विजन है कि उन्होंने खुद कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वो कहते भी है कि मुझे गर्व है कि वो बिहारी हैं, बेशक वो बाहर पड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसा आपका विजन है उनका भी वही है, तो अब साथ मिलके कुछ किया जाए? आपको चिराग पासवान जी का नाम लिया आपने जी। हमने वो अक्सर, मतलब कि चिराग पासवान जी से मुझे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, न उनके परिवार से, लेकिन उनके परिवार ने उस समाज सोसाइटी से जो नेतृत्व किया, उनका परिवार जिस समाज और सोसाइटी से जो नेतृत्व किया, वो समाज सोसाइटी को नहीं दिया, जबकि वो 42 साल में मुझे लगता है कि 82,000 करोड़ का मालिक जरूर बना दिया। पूरे परिवार को सांसद एमएलए जरूर बना दिया, वहां के सोसाइटी, उनके जात समाज के लोग। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो आए दिन वो नीतीश कुमार को कोसने में लगे रहते हैं, नीतीश को गाली देने में लगे रहते हैं। तो हम उनसे 8 सवाल किए, हमारे ट्विटर पे जाएंगे और नहीं तो उस ट्विटर का मैं लिंक भेज दूंगा। 8 सवाल मैंने किया, 8 सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। तो सवाल करना आसान है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करना। आज बिहार के लोग जो बेरोजगार है, आज बिहार के युवा नौजवानों को हाथ में रोजगार नहीं है, तो उसका दुश्मन कौन है, उसके लिए दोषी कौन है, ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। कि ये समाजवादी नेता क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्र से चलते हैं। जगन्नाथ मिश्र साहब थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी बिहार के नेतृत्व किया, राबड़ी जी 15 साल रहे ये लोग, रामविलास पासवान जी भी केंद्र में 44 साल रहे। ये लोग अगर बिहार में उद्योग धंधा लगा दिया होता, कल कारखाने लगा दिए होते, कुटीर उद्योग का बढ़ावा दिया होता, तो आज मेरा बिहारी भाई लोग दिल्ली में रिक्शा नहीं चलाने आते, वो बिहार में रिक्शा चलाते, बिहार के फैक्ट्रियों में काम करते वो। तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन चिराग का क्या है, मुझे समझ के पड़े, मेरे समझ के पड़े। और रही बातें कि वहां का युवा नौजवान लोग, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि आज जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मोबाइल फेसबुक का जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसे बाहर निकल करके लोहिया को पढ़ने की जरूरत है, गांधी को पढ़ने की जरूरत है, अंबेडकर को पढ़ने की जरूरत है, और जेपी को पढ़ने की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ने की जरूरत है, सभी महापुरुषों को, विवेकानंद को पढ़ने की जरूरत है, ये सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने की जरूरत। तो आप जो इतिहास नहीं जानेगा तो चिराग भैया जिंदाबाद तो करेगा ही, तेजस्वी भैया जिंदाबाद तो करेगा ही, और एक फोटो खिंचाएंगे फेसबुक पे, सेल्फी डालेंगे, इतना ही तक। भैया उससे बाहर निकलो। हम चाणक्य की धरती है, हम महावीर की धरती से आए हुए हैं, हमारे धरती पे गौतम बुद्ध विराजमान रहे हैं। तो जिस धरती के इतने सारे वीर कुंवर सिंह जैसे लोग आंदोलनकारी, वो लोग महापुरुष लोग जो रहे, हमारा पूरे विश्व के लोग शिक्षा दीक्षा हासिल करने जाते थे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय। आज हमारे बिहार, कितना बड़ा विडंबना है कि हमारे बिहार के लोग कोटा जाते हैं पढ़ने, तो दूसरे प्रदेश को हम लोग रेवेन्यू दे रहे हैं। तो वो विजन कब आएगा? तो हमारा विजन ये है कि हमारे बिहारी भाई लोग जो है, अगर दूसरे प्रांत में अपमानित हो रहे हैं,
तो चिराग के ही परिवार पिता और ये बिहार के राजनेताओं के कारण, उसमें से चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी ही से पूछिएगा आप, चाहे मैं आपके चैनल से पूछता हूं कि जमुई के युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी पलायन रोकने के लिए चिराग पासवान ने क्या किया। जो वहां पे वो एससी सीट से जीत के आते हैं। चिराग पासवान को एससी एसटी वेलफेयर बच्चों के एडमिशन के लिए 11 कूपन मिलते हैं सांसद निधि से, लेकिन उस सांसद कोटे से कितने एससी एसटी के बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ वो चिराग पासवान बताएं। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलना बहुत आसान है, उसका सारा विजन इन लोग को पता नहीं है कि किस मौसम में कौन सा खेती होती है, कौन सा अनाज कटते हैं, और वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। पहले भौगोलिक स्थिति जानने की जरूरत है। अच्छी बात है, कीजिए अच्छी पहले, अगर आप बिहार को अच्छे दिशा में ले जाना चाहते हैं, स्वागत ही योग्य है। चलिए सवालों के सिलसिले से थोड़ा हटते हैं और मैं आपके साथ एक गेम खेलती हूँ। उस गेम का नाम है रैपिड फायर राउंड। आपको बहुत क्विकली जवाब देने हैं कि मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगी और आप उनके क्या राय है, उनके ऊपर आपकी क्या सोच है, आप थोड़ा सा बताइए। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल स्वार्थी इस रूप में है कि वो वन मैन आर्मी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बाद कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, अब उनका बेटा बनेंगे, तो उसी तरह से अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक अपने पार्टी के हैं। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की बस चले तो एक दूसरा प्रांत बना सकते हैं, दूसरा राष्ट्र बना सकते हैं भारत में ही तोड़ करके, और उसका वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं कुमार विश्वास जी भी कह चुके हैं। तो आपको बता दूं कि इस ढंग का नेता को जरूरत नहीं है। जी ठीक है। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, कुर्सी कुमार इसलिए मैं कहा जी कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार इसलिए कहा कि वो उनमें एक थी सोच नहीं कि दूसरे को भी अवसर दे, और उन्होंने दलित शोषित वंचितों से भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जीतन राम मांझी जैसे लोगों को, लेकिन उनको धोखा मिला। लेकिन वो देखे कि अगर मैं कुर्सी पे नहीं रहूंगा तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए वो कुर्सी विराजमान है और उनका नाम आ रहा है देश का राष्ट्रपति बनने का। तो स्वागत योग्य है। हम गर्वान्वित होंगे कि बिहार का कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय बाद राष्ट्रपति बनेंगे। मुझे लगता है राजेंद्र बाबू के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये स्वागत योग्य है और मैं गर्वान्वित होता हूँ। जी लालू यादव। लालू यादव जी एक दशक के अच्छे नेता रहे, लेकिन उनके राज में जो लूट खसोट, गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार, उनके कारण जो बिहार के लोग दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं और भी जगह हैं, तो ऐसे नेता का अब जो समाप्ति की ओर है, तो जाने दीजिए। जी चिराग पासवान। चिराग पासवान कुछ दिन का मेहमान है, उनको पंजाब जाना पड़ेगा। इसलिए कि वहां पे अगर फिर से वो एनडीए गठबंधन में नहीं जाते हैं और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के पास बुके लेकर के, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी जो नीतीश कुमार जी को ये गाली देने में लगे हुए, कोसने में लगे हुए, तो वो अमित शाह जी के इशारे पे और नरेंद्र मोदी के इशारे पे, इसलिए कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनको छोटा दिखाना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार के ही पहल पे ये 2 बार से सांसद हैं जमुई से, और चिराग पासवान अगर नहीं मिले तो वाकई में उनको पंजाब जाना पड़ेगा। कुमार विश्वास। कुमार विश्वास कवि साहब एक बहुत ही हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि है, और ऐसे कवि को अगर उनको देखें हम, अपने बिहार के कवि थे राष्ट्रीय कवि दिनकर साहब जी। उन्होंने जो बात कही थी कि दिल्ली चकाचौंध भरा बिलासपुर जीवन और गांव की बदहाली, तो उसी में से आए दिन एक कुमार विश्वास साहब भी हैं जो कि अपनी बात को प्रखरता से मुखरता से रखते हैं, और आम आदमी पार्टी ने उनके साथ जो किया, जो धोखा दिया, वो जग जाहिर है। तो कुमार विश्वास जैसे लोग को समाज को सुधारने के लिए, राजनीति के गलियारे में जो गंदगी उसको सफाई करने के लिए उनको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, आपने अपनी जो युवा बिहार सेना बनाई है, हम चाहते हैं कि वो आपके जो विज़न है आपका और आपका मोटिव है वो ज़रूर पूरा हो। तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
हम फिर से आएंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए WCG न्यूज़ और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। WCG न्यूज़ चैनल जो है, उस टीम में काफ़ी यंग स्टार हैं, युवा नौजवान हैं, जो समाज सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और निष्पक्ष चीज़ें को वो अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं ताकि समाज तक सही चीज़ पहुँचे। तो इसलिए आप लोग इन युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, इन युवाओं को चांद पे बिठाने के लिए और देश की जनता उनके साथ आए, जनताओं के हित और अधिकार के लिए इन युवाओं को साथ दीजिए। WCG चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी का बेल बजाना मत भूलें। ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार।